ठीक ठीक, चलो भाई। तो हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। जितने बच्चे ऑनलाइन भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, और आप लोग तो ख्याल ऑफलाइन बैठे हो। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? पेन कॉपी में लिखेंगे ना, आज पहला क्लास है आप लोगों का, ठीक है। और जो बच्चे लोग भी वीडियो मेरा देख रहे होंगे, आपसे निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, खास तौर से वो बच्चे जो फ्यूचर में नेट सेट के मूड जमा के बैठे हुए हैं, या जो बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हैं, अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में आए हैं, उनके लिए भी एक कैरियर गाइडलाइन के रूप में ये वीडियो रहेगा। और जो बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं, बीएससी कंप्लीट कर डाले हैं, या जो एमएससी कर रहे हैं या कंप्लीट कर लिए हैं, उनके लिए तो है ही वीडियो। तो हम लोग बेसिकली चर्चा किसकी करेंगे आज क्लास में? किसकी चर्चा करेंगे अपन? सीजी सेट और ओके, सीजी सेट और नेट की, ठीक है, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि सीजी सेट और सीजी नेट का तैयारी कौन करता है? जिसको फ्यूचर में जाके बनना है क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर पीएचडी करना है। तो अब तो ये कंपलसरी हो गया। अब ठेका वाला तो सिस्टम बंद हो गया, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। ठेका बोलने का मतलब है कि अगर आपको पीएचडी करना है, क्या करना है? पीएचडी, तो आपको नेट पेपर देना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? नेट पेपर दोगे, नेट पेपर देने के बाद एक फिक्स क्वालिफाइंग नंबर रहता है, अगर उतना आप ले आए तो आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या रहोगे? एलिजिबल रहोगे, ठीक है ना। और अगर थोड़ा और अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर आप क्या चीज के लिए एलिजिबल रहोगे? पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी करना ना करना वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो अगर आपको फ्यूचर में पीएचडी करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? नेट। असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है तो भी क्या देना पड़ेगा? नेट, ठीक। अब नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, ये सीधी सी बात है, नेशनल लेवल पे होता है, इसलिए एग्जाम थोड़ा सा क्या रहता है? हार्ड। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है अनुराग? क्या रहेगा? ये हार्ड रहता है, नेशनल लेवल पे हो रहा है पेपर, सीधी सी बात है। माइनस मार्किंग भी रहता है, ये भी एक समस्या है अपने आप में, है ना। लेकिन अगर आप आसानी से कहने का मतलब है कम कंपटीशन दे के हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहें, तो उसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम है कौन सा? अगर आप छत्तीसगढ़ से हो या आप किसी भी स्टेट से हो, तो अपने स्टेट का क्या एग्जाम दो? सेट। क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम जो कंपटीशन है वो अपने स्टेट के बच्चों के साथ रहता है। समझ में आ गया? ऊपर से सेट एग्जाम सीधी सी बात है, स्टेट लेवल पे होने के अलावा इसका सिलेबस और क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है और सारी चीजें हैं वो नेट के कंपैरिजन में क्या रहता है? सिंपल रहता है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट लोग से बात करता हूं जिन लोग 2 साल 3 साल दिल्ली में कोचिंग करते हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कोचिंग करते हैं नेट का, उसके बावजूद बोलते हैं कि सर हम नेट नहीं कर पा रहे हैं, नेट नहीं क्वालिफाइड हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि टीचर नहीं पढ़ा रहा होगा अच्छा से, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है नेट एग्जाम थोड़ा सा क्या रहता है? हार्ड रहता है, ठीक है ना। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो क्या क्या एग्जाम दो? सेट का। इसमें एक थोड़ी समस्या है सेट के एग्जाम, जैसे नेट के एग्जाम साल में कितना बार होता है? 2 बार होता ही है। एक बार जून में होता है, एक बार किस में होता है? दिसंबर में होता है। लेकिन जो सेट एग्जाम है इसकी समस्या यह है कि हर स्टेट में रेगुलर हर साल नहीं होता है। जैसे यूपी बिहार में पता नहीं कितने साल से नहीं हुआ है मेरी जानकारी में। हमारा छत्तीसगढ़ एक तरीके से नेशनल लेवल पर कहा जाता है कि बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, मतलब महाराष्ट्र और यूपी बिहार की तुलना में हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ तो अभी भी बना है और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, पर उसके बावजूद देखो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया लगता है मुझे कि यहाँ जो है एग्जाम कई बार हो चुका है। जैसे 2000 में छत्तीसगढ़ बना है ना, फिर 2014 में हुआ था पेपर, 2000 मेरे ख्याल से 17 में हुआ था, 2018 में हुआ था और 2019 में भी हुआ है भी, मतलब ये तो हुआ ही है 18-19 में, है ना। 17 में तो थोड़ा पैटर्न अलग था, 14 में भी हुआ था। मतलब अब सोचो कि कई बार हो चुका है सेट का एग्जाम। आपको भले लग रहा होगा सर ये तो बहुत कम है,
लेकिन आप दूसरा स्टेट का डाटा निकाल के देखो, यूपी बिहार जैसे बड़े बड़े स्टेट का, वहां रेगुलर सेट का एग्जाम नहीं होता है ना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप जो है अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आप नेट की बजाय सेट के एग्जाम में ज्यादा फोकस करना, जब भी वैकेंसी आए तो जी जान लगा के इसको पढ़ना है, ठीक है ना। प्रोसेस क्या है आपको पता होगा। सेट एग्जाम एक फिक्स क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसमें कोई आपको टॉप करने की जरूरत नहीं है। एक फिक्स, जैसे आप लोग बीएससी पढ़ रहे थे तो रहता था ना कि मैथ्स 150 मार्क्स का हुआ तो 50 मार्क्स लाए तो पास हो गए, बस इसमें पासिंग नंबर लाना होता है। क्या नंबर लाना होता है? पासिंग नंबर। पासिंग नंबर ले आओगे, उसके कुछ महीने बाद फिर छत्तीसगढ़ पीएससी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकालेगा, एपी जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे, उसके कुछ दिनों बाद एक छोटा सा 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप बन जाओगे क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि देखो नेट का एग्जाम भी देना है आपको, ऐसा नहीं है कि नेट एग्जाम क्वालिफाइड ही नहीं होता है। बस बता रहा हूं कि नेट जो है की तुलना में, कंपैरिजन में सेट एग्जाम आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। ओके, अब जो है आपको प्रोसेस पता होगा कि पहले आप क्या एग्जाम दोगे? सेट। ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है ना। इसमें कोई आपको टॉप नहीं करना है, बस पास होना है, पासिंग नंबर लाना है, फिर आप एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इन दोनों का भी सिलेबस मोटा मोटा सेम ही है। मान लो अगर ये आप पढ़ लिए हो तो ये भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ अलग से बहुत ज्यादा पढ़ना है। ओके, सब्जेक्ट की बात करो, मैथमेटिक्स की। फिर उसके बाद फिर आपका क्या होगा बताओ, बोलो? इंटरव्यू। ओके, सेट एग्जाम जो होता है हर सब्जेक्ट में होता है ना, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है, हर सब्जेक्ट में सेट एग्जाम होता है। लेकिन हम बेसिकली हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? मैथमेटिक्स की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ओके, जो सेट एग्जाम होता है, ओके, थोड़ा आप लोग से निवेदन है, जो बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हैं वो लोग भी वीडियो को देखिएगा। जिन लोग फाइनल इस साल पेपर दे दिए हैं वो लोग भी पेपर इसको वीडियो को देखिएगा, और जो बच्चे एमएससी में हैं वो लोग भी प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आपके लिए करियर गाइडलाइन के रूप में बहुत बढ़िया रहेगा वीडियो आपके लिए। सेट एग्जाम में 2 पेपर होता है। कितना पेपर? 2 पेपर। एक जनरल नॉलेज टाइप का, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग रिसर्च, ये सब जो आता है ना, वो सब एग्जाम होता है। वो सबके लिए कॉमन रहता है। क्या रहता है? मैं सेट की बात कर रहा हूं सिर्फ ना, ध्यान रखना। वो सबके लिए क्या रहता है बताओ? कॉमन रहता है। ओके, 10 चैप्टर होते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग रिसर्च है, समझ गए। थोड़ा मैथ्स रीजनिंग जो कॉम्पिटिशन एग्जाम का पढ़ते हो ना, वो सब आता है। ओके, ये कितने मार्क्स का होता है? ये होता है 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? कितने मार्क्स का होता है? 50 क्वेश्चन आते हैं और ये 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। ओके, दूसरा जो पेपर होता है वो आपके सब्जेक्ट का होगा। याद रखना, आप उसी सब्जेक्ट में सेट का एग्जाम दे सकते हो जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया है, बीएससी नहीं। पता चला बीएससी के बाद एमएससी आप फिजिक्स में किए तो फिजिक्स में ही दे पाओगे फिर। ओके, एमएससी मान लिया मैथ्स से किए तो मैथ्स से ही दे पाओगे सेट का पेपर, समझ में। तो सेट का एक सब्जेक्ट में जब पेपर दोगे तो यहां 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स के बताइए? 200 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, टोटल कितने मार्क्स हो गए? 300 मार्क्स। ओके, ठीक। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जिस सब्जेक्ट में पीजी किए हो, है ना, यूजी नहीं पीजी, जैसे एमएससी मैथ्स किए, तो जनरल के लिए मिनिमम 55% होना चाहिए। अगर 55% नहीं आया है, अगर आप जनरल से हो, एमएससी में 55% नहीं आया है तो आप पेपर नहीं दे पाओगे। ओबीसी के लिए 50% और शायद एससी एसटी के लिए 45 या 50% है उन लोगों के लिए, ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं देते हैं। ओके, नहीं समझ में आया? आप जनरल के हिसाब से अपने आप को नाप के चलिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 50% में काम चल जाएगा। ओके, ठीक है ना। बीएससी से कोई लेना देना नहीं है। बीएससी में आप बाई ग्रेस निकले रहो, सप्ली करके पास हो। सुपर सप्ली भी सुने होगे आप लोग, अब तो बीएससी कंप्लीट हो गया आप लोगों का। सुपर सप्ली भी सुन डाले होगे, नहीं सुने? सुपर सप्ली उन लोगों का बहुत भारी दुख है, वो दुख खत्म ही नहीं होता उन लोगों का। नहीं, जीवन में कुछ भी हो सकता है, समझ में आया? जैसे 12th तक आप लोग को था ना कॉन्फिडेंस कि हम तो 85% लेके आए हैं, बीएससी को तो ऐसे यूं निकाल देंगे। लेकिन देखियो बीएससी में पास होने के लाले पड़ गए होंगे आपके फ्रेंड लोग को। चलो आप पास हो गए, देखियो ना क्या स्थिति रहता है।
तो वैसी है, देखने में सब इजी लगता है, जब पढ़ोगे तो समझ में आता है। तो चलो इसमें ध्यान दो। तो यहां पर इसमें क्या बताया, समझ में आ गया। अब हम सिलेबस भी देखेंगे सेट का ना, चिंता मत करो। हम ये समझते हैं पहले कि 300 नंबर का पेपर हो रहा है टोटल, समझ में आ गया। इसमें कितना नंबर लेके आए कि हम सेट क्वालिफाइड हो जाए। तो जो छत्तीसगढ़ का डाटा बता रहा है, जो पिछले 2-3 बार जो पेपर हुआ है लास्ट में 2018 और 2019 की मैं बात करूं, तो लगभग जनरल से अगर आप हो तो 50 से 52% अगर आप ले आए तो आप पार कर जाओगे सेट। और यही असिस्टेंट प्रोफेसर का भी डाटा है, मान लीजिए मोटा मोटी 50 से 50% अगर मैं मान लूं तो 300 नंबर का 50% कितना होगा, 150। समझ में आ गया कितना, 150। मोटा मोटी मान लीजिए 160 चले गए आप, 160 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 160 अगर आप मार्क्स ले आए मैथमेटिक्स में, दोनों पेपर मिला के ना, एक मिनट, दोनों मिला के 160 ले आए तो आप सेट क्वालिफाइड हो जाओगे। और यही हालचाल असिस्टेंट प्रोफेसर कट ऑफ का है, मोटा मोटी मान लीजिए। अब तो और भी कम जाएगा। लास्ट बार कब पेपर हुआ था, 2019 में। आप ये चीज को समझो कि 2019 तक कोरोना का नामो निशान नहीं था। जो बच्चा बीएससी के बाद एमएससी कर रहा है वो वही बच्चा था जिसको अच्छा खासा इंटरेस्ट होता था, जो ढंग से पढ़ता था। और आपने दीदी भैया लोगों से पूछना, वो आप लोगों से ज्यादा अच्छे से बीएससी को पढ़े थे, एमएससी को पढ़े थे। समझ में आया। कोरोना में 3 साल पेपर हो गया क्या छत्तीसगढ़ में, ऑनलाइन। फर्स्ट ईयर भी बच्चा ऑनलाइन निकल गया, सेकेंड ईयर भी निकल गया और फाइनल भी निकल गया। अब वो बच्चा कहीं मान लीजिए जुगाड़ पानी लगा के एमएससी कर भी रहा है, उसका बेसिक तो खत्म हो गया है, वो नेट सेट के लायक नहीं बचा है। समझ में आ रहे हैं। नेट सेट मतलब वो है कि यहाँ पर जिसका बेसिक, भले ही आपका नंबर फर्स्ट ईयर सेकंड फाइनल में अच्छा नहीं आया, वो बात अलग है, लेकिन प्रॉपर इंटरेस्ट होता है ना, चीजें समझ में आती हैं। समझ में आ गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोरोना के बाद अब जो सेट का एग्जाम हो रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ कट ऑफ और कम जाएगा। अरे पेपर में ही नहीं बैठेंगे लोग, तो नहीं समझे। कई लोग नहीं डाल देते हैं टाइम पास के लिए, फॉर्म डाल देते हैं, देखेंगे चल ना पेपर में बैठ के आ जाते हैं, देखते हैं। नहीं समझ में आया। इस बार तो मुझे लगता है कट ऑफ और कम जाएगा। और छत्तीसगढ़ में एक और समस्या है, सब पागल है पीएससी में। क्या बनना है, सबको बनना है डिप्यूटी कलेक्टर और सबको डीएसपी बनना है। और ज्यादा हो गया तो व्यापम, और ज्यादा हो गया तो बीएड करेंगे, बीएड डीएड। टीचर बन के गुरुजी बन के खुश रहते हैं, गुरुजी बन गए, गुरुजी लड़की शादी कर लो, फुर्सत, टेंशन खत्म। ऐसे ही होता है भाई, सही बता रहा हूँ। हाँ, कौन कौन बता रहे, कौन ये सलाह दे रहे, मुझे मिलना चाह रहा हूँ। टीचर के लगता है जी, वो लेक्चरार का बोले होंगे वो। इसका कोई नेता, कोई लेना देना नहीं रहता उसके साथ, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। चलो अब ध्यान से सुनना। तो यहां पर मैं क्या बोला समझ में आ गया, 50 से 52% लाना है, यानी पता होना चाहिए आपको कितना नंबर में हम सेफ साइड खेलेंगे। और ओबीसी में हो तो 45, लेकिन फिर भी जनरल मान के अपने आप को समझो। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से भी हो तो जनरल मान के ही आप तैयारी करो, क्योंकि आगे पीछे हुआ दिक्कत हो जाएगा। हाँ बता रहा हूँ, रुको ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट का। सेट होने के बाद फिर क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा। अगर आप सेट क्वालिफाइड कर लिए तो आप एलिजिबल रहोगे असिस्टेंट प्रोफेसर का। वैकेंसी याद रखना सीजीपीएससी निकालता है, इसको सीजीपीएससी लेगा पेपर। समझ में आ गया। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होगा उसमें भी 2 पेपर होगा। एक आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ का जीएस, जो पीएससी वाले पढ़ते नहीं है, पर उतना हाई लेवल का नहीं पढ़ना है अपन को यहाँ पर, मतलब उतना डीप में नहीं घुसते, जैसे पीएससी वाले डीप में घुसते हैं वैसा नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया। ये होगा कितने मार्क्स का, वही पुराना 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। लिख देता हूँ, डायरेक्ट 100 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है। समझ में आ गया। दूसरा पेपर होगा आपका सब्जेक्ट का, जैसे मैथ्स से आप सेट दिए हो तो मैथ्स से ही क्या दोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, ये कितने नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का। समझ में आ गया। ये भी कितने नंबर का होगा, 300 नंबर का। इसका भी कट ऑफ मान लीजिए उतना मोटा मोटी जाएगा। समझ में आ गया। इतना होने के बाद फिर 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। समझ में आ गया। अब देखो यही फर्क है, जैसे आप डिप्यूटी कलेक्टर डीएसपी के लिए जो पीएससी का पेपर होता है, अगर आप उसको ध्यान दोगे तो पीएससी का इंटरव्यू पहले 150 मार्क्स का होता था, 150 नंबर का, पता है ना। अभी भूपेश बघेल जाते जाते 100 नंबर कर दिया। फिर भी 100 नंबर का इंटरव्यू बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ 2-2 4-4 नंबर में रैंक खिंच सकता है। यहाँ इंटरव्यू कितने नंबर का होना है बताइए, कितने नंबर का हो रहा है इंटरव्यू, 30 नंबर। औसतन अगर आप नॉर्मल ठीक ठाक जवाब दे दोगे, ठीक ठाक मतलब एवरेज जो है,
तो लगभग 15 से ऊपर ही देते हैं सबको नंबर, 10 से तो ऊपर ही जाता है नंबर। आप लिस्ट निकाल के देख लेना, CGPSC के साइट में डाला हुआ है। अगर आपका नॉलेज थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत भी ठीक गया तो 15 के आसपास नंबर मिलेगा। मतलब यहाँ इंटरव्यू में खेल बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ कितने मार्क्स का होना है, 30 मार्क्स। समझ में आ गया? तो ये दोनों मिला के, ये जो AP का पेपर हुआ 300 नंबर का और इंटरव्यू दोनों मिला के मेरिट लिस्ट बनता है। ये 300 नंबर का पेपर हुआ, उसमें आप कितना उठाए, जो भी नंबर 160 नहीं, जब मैक्सिमम उठाने की कोशिश करना। आवेदन कसम खा थोड़ी जाओगे 160 का बना फिर नहीं छूंगा क्वेश्चन में, नहीं समझे? तो यहाँ पर जो है 300 नंबर का पेपर ये हुआ, 30 मार्क्स का इंटरव्यू, दोनों मिला के आपका हो गया क्या, मेरिट लिस्ट रेडी होगा। समझ में आ गया? अब जब इतना चीज जान भी लिए तो अब सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करता है क्या, सैलरी। क्या? सैलरी। सैलरी भी जानना जरूरी है, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है। पैसा मोटिवेशन का काम करता है। कोई आदमी कितना भी बोले कि मैं पैसे के पीछे में नहीं भागता हूं, सब पैसे के पीछे भागते हैं, है ना? जिसको नहीं पैसा कमाना है वो आपको पहाड़ों में मिलेंगे, क्या बोलते हैं उधर, हिमालय साइड। समझ गया ना? जिसको पैसा नहीं कमाना है। बाकी इस दुनिया में हर किसी को पैसा कमाना है, क्योंकि बिना पैसे के 2 कदम भी नहीं चल पाओगे, हर जगह पैसे की जरूरत है ना? शहरी जिंदगी में तो और मत पूछो। अरे शहर में घर बनाने जाओगे ठीक ठाक कॉलोनी में, 5 डिसमिल जमीन लेके तो 60-70 लाख का घर ही बनता है। अच्छा कॉलोनी देखोगे तो घर चला रहे हो तो मिनिमम एकदम गिरे हालत में परिवार चला 50,000 मिनिमम चाहिए, तो फिर गाड़ी चाहिए, पेट्रोल, है ना? नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे चलाने में तो आदमी 5,000 में भी खा लेता है 2 टाइम का, है ना? फ्री वाला बनवा लो, राशन कार्ड नहीं देते जो 35 किलो चावल ले आओ। तो बता रहा हूं मैं, कहने का मतलब ठीक ठाक लाइफ जीना। क्या ठीक, छोड़ो इधर बातें। अब मैं किसकी बात की, सैलरी की। तो मजेदार बात यह है कि स्टेट में, राज्य सेवा में सबसे ज्यादा सैलरी इन्हीं लोगों का है। सबसे ज्यादा सैलरी समझ लो एक तरीके से इन्हीं लोगों का है, क्योंकि इसका जो सैलरी है ना वो UGC के गाइडलाइन के हिसाब से मिलता है। किसके हिसाब से? UGC समझते हो ना? पूरी यूनिवर्सिटी जैसे बिलासपुर विश्वविद्यालय रायगढ़, सारी यूनिवर्सिटी कुलपति सब UGC के अंडर में ही आते हैं। तो UGC के गाइडलाइन के हिसाब से मिलता है। मतलब बेसिक सैलरी इनका बनता है 57,000 के आसपास बनता है, फिर वो ऐड होते जाता है, बहुत सारा वेतन भत्ता वगैरह रहता है ना, उसको मिला के लगभग इनका मेरे ख्याल से लगभग मोटा मोटी बता रहा हूँ 86,000 के आसपास जाता है, जिसमें टैक्स कटेगा और आपका पेंशन का कटेगा। तो ऐसे कुल मिला के मान लीजिए 79 से लेके 80 के आसपास हैंड में मिल जाता है, हाथ में। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ गया? अरे आप पेंशन वेंशन कट रहे तो आपका पैसा है ना, आपकी को मिलना है आगे जाके, तो आप ही का पैसा मान लीजिए। मतलब 80,000 रुपए सैलरी बताओ किसका रहता है? शुरुआत मेरे ख्याल से IAS का भी नहीं रहता होगा, रहता होगा शायद IAS का रहता होगा, इन लोग का नहीं रहता है। डिप्यूटी कलेक्टर जो है ना और DSP जो है ना, इन लोगों का भी इतना नहीं रहता है। मतलब राज्य सेवा में समझ लो सबसे ज्यादा सैलरी इन्हीं लोगों का है, क्योंकि ये लोग क्लास A में आ जाते हैं एक तरीके से। इसमें क्लास A ऑफिसर से, राजपत्रित अधिकारी, गस्टेड ऑफिसर है एक तरीके से। समझ गए? तो आप लोग अब समझ गया होगी कि सैलरी देख के लग रहा होगा कि अब पढ़ेंगे तो हम इसी को पढ़ेंगे, है ना? दूसरी सबसे बड़ी चीज, इतना आराम का नौकरी है। आप भी कॉलेज कंप्लीट करके आए हो, कितना कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाते हैं, कुछ टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं नो डाउट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कितना रिलैक्स लाइफ रहता है देखोगे। गर्मी में ऑलरेडी आराम करो, कैसे? अगर आप DSP बन जाओ, डिप्टी कलेक्टर, देखना गर्मी में भी काम करते हैं, कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलता उन लोग को। यहाँ पर गर्मी में छुट्टी, और मैं तो आप देखोगे जी, अगर महीने में 30 दिन है ना, तो मैं 20 से 22 दिन मेरे खास वर्किंग रहता है इन लोग का। संडे काट लो, लास्ट नहीं शनिवार रहता है। हाँ नहीं देखो बता रहा हूँ, फिर वो लास्ट जो शनिवार रहता है महीने वाला, नहीं समझे? और कई तो इतना सारा तो हर भारत त्योहारों का देश है, जानते हो, यहाँ हर महीने त्योहार है कुछ ना कुछ। हाँ उसके बाद फिर खुद से छुट्टी ले सकते हो, हर महीने 2-3 छुट्टी मिलता है। मतलब 20-22 दिन भी काम करोगे, बाकी मतलब लाइफ को जीना है बढ़िया ढंग से, अच्छी सैलरी में, तो इससे बढ़िया पद नहीं है। मस्त गर्मी में निकल जाओ, शिमला मनाली, गोवा मत जाना, लेकिन है ना, दारू पी रहे हैं सब जाके वहां। जितना वीडियो देखता हूँ शॉर्ट वीडियो, सब जाके दारू पी रहा हूँ, दारू पी नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है?
तो कहने का मतलब क्या है, मैं मजाक मजाक में बोल दिया बहुत सारी बात, कहने का बस यही मतलब है कि इससे बढ़िया सर्विस मेरे ख्याल से नहीं है अगर आपको रिलैक्स लाइफ जीना है तो। और अगर आपको देश सेवा करना है तो फिर और आर्मी में जाओ और पुलिस में जाओ, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। दूसरी सबसे मजेदार चीज ये है, आपको इतना टाइम मिलेगा, इतनी गवर्नमेंट से सुविधाएं मिलती हैं कि आप आगे पढ़ाई को बहुत आगे तक ले जा सकते हो। समझ गए? बहुत सारी चीजें पढ़ाई कर सकते हो, बहुत सारी चीजें अलग से एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपके पास जो आप अलग से एक्टिविटी कर सकते हो। सब बेनिफिट मिलते हैं। नहीं, अब एग्जाम उसका क्वालिफाइड करना पड़ेगा ना अलग से। हाँ तो जाओगे ना, सब बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से सब सुविधाएं मिलती हैं। नहीं, कुछ लगता है कुछ परसेंट देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं, अब कितना परसेंट है क्या डिटेल अब गवर्नमेंट का देखना पड़ेगा, क्योंकि अंततः गवर्नमेंट ही देगा ना सारी सुविधाएं आपको। क्या ठीक है, अब इसमें आते हैं। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आज हम लोग अब समझ गए ना, नेट हार्ड पड़ेगा, सीधी सी बात है, नेट काफी हार्ड पड़ेगा। नेट निकाल लिए तो बहुत अच्छी बात है। सेट में क्या रहता है कि सेट थोड़ा सा इजी पड़ेगा, लेकिन सेट में दिक्कत यह है कि सेट का पेपर क्वालिफाइड करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा तो सिर्फ अपने स्टेट में ही दे पाओगे। जैसे नेट निकाले, नेट निकालने के बाद पता चला बाजू एमपी मध्य प्रदेश में क्या चीज का पेपर हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकला, वहां अप्लाई कर, लेकिन आप सेट का एग्जाम दिए हो तो वहां मतलब अपने स्टेट में ही रहोगे, यहाँ इससे बाहर नहीं जा पाओगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर देने के लिए, है ना। तो नेट नो डाउट बहुत अच्छा है ना, लेकिन अगर अपने स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो नो डाउट सेट बेस्ट है। ठीक, चलो अब उतरते हैं सिलेबस में। ठीक है ना। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से हो, एकदम खुल के स्पष्ट बता रहा हूं मैं, अगर आप कहां से हो, छत्तीसगढ़ से हो, तो आप अगर बीएससी को ठीक ठाक पढ़े हो, ठीक ठाक मतलब कि अब आप लोग जानते हो मैं बीएससी पढ़ाता हूं, मेरा वीडियो को फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक अगर आप पढ़े हो, बहुत अच्छे से नहीं लेकिन जस्ट पढ़े हो, इधर सुन लो ध्यान से, तो आपका सेट एग्जाम का 90% सिलेबस कवर हो गया है, पढ़ चुके हो ऑलरेडी आप। कितना परसेंट? 90% सेट एग्जाम का सिलेबस आप समझ लो ऑलरेडी आप कंप्लीट करके बैठ चुके हो, क्योंकि सीजी सेट का जो एग्जाम होता है, ओके, उसका 90% सिलेबस कहां से आता है? बीएससी, और जो आप डॉक्टर एच के पाठक की बुक पढ़ रहे थे ना, उसी से आता है। समझ में आया मेरी बात? मात्र 10% हिस्सा ही आता है किसका? एमएससी का। तो आपको अब इतनी चीज तो पता चल ही गया होगा कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है छत्तीसगढ़ में, तो हमको, अगर आप बीएससी कंप्लीट कर चुके हो तो अब सेट में पढ़ना चालू कर दो, या बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हो तो आप फोकस करो कि अब मुझे क्या करना है, सेट का एग्जाम देना है। आप बहुत ज्यादा ये मत दिमाग मत डालो कि मेरा एमएससी बहुत अच्छा रहेगा, एमएससी बहुत अच्छा होना चाहिए तभी मैं नेट सेट दे पाऊंगा, ऐसा नहीं है। नेट नहीं, सेट की, समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं बताया सीजी सेट जो एग्जाम हो रहा है उसमें 80 से 90% हिस्सा कहां से कवर हो जाता है? बीएससी से, और 10% हिस्सा आप समझ लो कहां से जा रहे हैं? एमएससी से। तो अब सवाल ये उठता है, जैसे बहुत सारे बच्चे लोग बीएससी के बाद एमएससी में जम कर जाते हैं और एमएससी के में पास होने के लाले पड़ जाते हो कि हाँ एमएससी में कितना परसेंट चाहिए? मिनिमम जनरल से 55%, ओबीसी में कितना 50% चाहिए, बच्चे लोग ला नहीं पाते हैं। और इसीलिए मैं बोला कि कंपटीशन इसीलिए यहाँ कम है। समझ में आ रहे हैं? क्योंकि बच्चों का जब नहीं आता है ना परसेंट, तो कहां से पेपर में बैठेगा, और सेट के एग्जाम में फॉर्म डालोगे ना तो आप तो बोलेगा ना कितना परसेंट है एमएससी में। दूसरी खास बात ध्यान रखना कि अगर आप एमएससी फाइनल ईयर में हो, कहां में हो? एमएससी फाइनल ईयर में, तो आप नेट सेट का पेपर दे सकते हो। नेट सेट के पेपर होने के बाद 1 साल के अंदर आपको डिग्री जमा करना होता है। समझ में आ गया? तो आप अगर एमएससी फर्स्ट ईयर पास आउट हो गए, एमएससी सेकेंड ईयर में हो, तो आप नेट सेट का पेपर दे सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि 55% बनना चाहिए जनरल से, ओबीसी कितना बनना चाहिए? 50%। ओके, तो बच्चे लोग के साथ यही समस्या है कि बच्चा शौक में ले लिया एमएससी, लेकिन उसका परसेंट ही नहीं बन पा रहा है। तो मेरा सलाह रहेगा, अगर आपका बीएससी बढ़िया है तो आप एमएससी जबरन का बड़े बड़े कॉलेज से करने की बजाय, बड़े बड़े कॉलेज में तो समझ गए ना, साइंस कॉलेज, बिलासा कॉलेज, डीपीसीएमडी, इधर, क्योंकि यहाँ पास होने के लाले पड़ जाएंगे आपको। अगर आप एमएससी को नहीं पढ़ रहे हो ठीक से दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप क्या करो,
ऐसे कॉलेज ऐसे यूनिवर्सिटीज फॉर्म डालो जहां आसानी से पास हो जाते हैं। मेरा इशारा मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए। आप लोगों को भी पता है कई ऐसे कॉलेज हैं जहां एमएससी में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बजाय कम मेहनत से भी आप पास हो जाओगे और 55% बन जाएगा। अब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, इशारा मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। या ज़्यादा दिक्कत है तो आप पंडित सुंदरलाल जो शर्मा है ना, सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्वविद्यालय है ना, वहां से एमएससी कर लो, क्योंकि वो भी सरकारी विश्वविद्यालय है। देखो यहाँ प्राइवेट रेगुलर से मतलब नहीं रहता है कि आप रेगुलर हो प्राइवेट हो, नहीं, डिग्री होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए डिग्री बस, ठीक है ना। सुंदरलाल शर्मा से करने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको शायद पता नहीं होगा, आप निकाल के देख लेना, वहां पास होना बहुत आसान है, समझे बात को। जैसे आपके यहाँ मिलता नहीं है, एक बार फेल हो गया सप्ली हो गया, वहां 3-4 बार चांस मिलता है, जहां तक मेरे ख्याल से, मैं वहां से नहीं किया हूं, बाकी वहां पास होना बहुत ईजी है, समझ में आ गया। आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो भी पास हो जाओगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ गया। आप एमएससी ऐसे कॉलेज ऐसे यूनिवर्सिटी से करो जहां आप आसानी से पास हो जाओ बिना ज्यादा टेंशन के, ओके। अगर आपका बीएससी बढ़िया है तो आप जो है सेट में जा सकते हो, ओके, ठीक। तो अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, ओके। तो सारी चीजें बता दिया मैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है एक्चुअली सीजी सेट का। तो ये है आपके पास सिलेबस, समझ में आ गया। मोटे मोटे तौर पे लिखा हूं ना, एकदम छोटा छोटा चीज को लिखा हूं। देखो इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हो, सीजी सेट का, समझ में आ गया। एक आपका कौन सा, ये पहला पार्ट है, ओके। मजेदार बात है कि इस पार्ट से टोटल कितने नंबर का सब्जेक्ट का पेपर होता है बताइए, सेट का 100 नंबर का, सॉरी 100 क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का, 200 मार्क्स का, पता है ना, अभी बताया थोड़ा देर पहले, समझ में आ गया। 200 नंबर का पेपर होगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहते हैं। पहला पेपर तो सबके लिए कॉमन है, ओके। दूसरा जो पेपर है 200 नंबर का होता है, कितना क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन। आप बिलीव नहीं करोगे, इस 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन इन दोनों से आ जाता है। कौन कौन से बोलो, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, इसको आप बीएससी में पढ़े हो, समझ में आया मेरी बात, नहीं समझ में आया। बाकी ये जो पोर्शन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फाइनल में पढ़े हो, इसमें से मान लो 6 से 7 क्वेश्चन। मॉडर्न अलजेब्रा इसमें से समझ लो 5 से 6 क्वेश्चन। टोपोलॉजी ये एमएससी में है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मान लो, समझ में आ गया। अब बाकी इधर से छुटपुट थोड़ा दो तो एक एक दो नंबर क्वेश्चन आता है, समझ में आ गया। तो आपको बेसिकली किन दोनों में फोकस करना है बताओ, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। क्योंकि अगर इन दोनों पोर्शन को पढ़ लिए तो लगभग 2018-19 में जिस टाइप का पैटर्न चल रहा है बता रहा हूं, कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कहां ध्यान दे रहे हो, कितना क्वेश्चन आता है दोनों से, 60 क्वेश्चन। आपको मैं बोला था सेट का एग्जाम निकालने के लिए, सेट का एग्जाम टोटल कितना नंबर का होता है, 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स में लगभग 50% मान के चलो निकालने के लिए। 50 मार्क्स मतलब कितने क्वेश्चन, कितना नंबर लाना है, 150 नंबर लाना है, कितना नंबर लाना है, 150, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो लगभग कितना क्वेश्चन बना लोगे तो बन जाएगा 75। अगर आप 75 क्वेश्चन लगभग बना लिए और हर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो कितना नंबर हो गया, 150 मार्क्स। तो 300 में मैं बोला था 50% लगभग कट ऑफ जा रहा है जनरल का। तो मतलब 75 क्वेश्चन अगर आप बना लिए तो आपका सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड हो जाएगा। कितना क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, नहीं समझ में आया। इसमें से इन दोनों में से कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 क्वेश्चंस। तो 60 मार्क्स तो यहीं से हो जा रहे हैं ना। और फिर पहला पेपर में भी तो कुछ ना कुछ उठाओगे, 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना इसमें से, नहीं समझ में आया। आपको बनाना है 75 क्वेश्चन, इसमें से कितना कवर हो जा रहा है, 60। फिर फर्स्ट पेपर में भी तो उठाओगे, फर्स्ट पेपर कितने मार्क्स का होता है, कितने नंबर, कितना टू क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स क्वेश्चन। क्या हो, रुक जाओ फिर रिकॉर्ड करो, ठीक है। पहला जो पेपर है उस कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें, 50 क्वेश्चंस, उसमें भी तो बात 25-30 तो बनाओगे, वो तो और इजी है। दोनों मिला के हो गया ना 75 क्वेश्चन, नहीं हुआ, मेरी बात समझ में आ रहा है आपको। तो आपको बेसिकली इन्हीं दोनों में फोकस करना है और थोड़ा बहुत इसको पढ़ना है, फिर आपका कवर। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। बाकी ये भी इजी है, सब लाप्लास वगैरह पढ़े हो, याद है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ईयर से पढ़े हो ना, सेकंड। मतलब इधर से भी क्वेश्चन आ रहे। टोपोलॉजी फाइनल एमएससी का है, इसको अगर आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, अगर नहीं समझ में आता है तो, पढ़े नहीं एमएससी ढंग से।
ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इजी है, मॉडल अलजेब्रा इजी है। समझ में आ गया? बेसिकली आपको इन दोनों फोकस करना, इधर को भी पढ़ना है लेकिन बेसिकली इन दोनों को फोकस में रखे रहना। ठीक, अब रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा इन दोनों से लगभग 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 75 में आपका लगभग क्वालिफाइड हो जाओगे आप। अब ये 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको इन दोनों का सिलेबस भी जानना जरूरी है। समझ में आ गया? तो चलिए हम अब देखते हैं सिलेबस किसका, रियल एनालिसिस का। आप याद करो, सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये सब पढ़े हो आप लोग फर्स्ट ईयर में, याद आया? लिमिट पढ़े हो, कंटिन्यूटी पढ़े हो, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े हो, अवकलनीयता, मैक्सिमा मिनिमा पढ़े हो? नहीं ठीक है, भूल गया होगे लेकिन फिर देखो तो याद आ जाएगा। मैट्रिक स्पेस पढ़े हो, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, एक समान संतत पढ़े हो, बीटा गामा सेकेंडर पढ़े हो, लाप्लास पढ़े हो, सीरीज सीक्वेंस है ना, श्रेणी अनुक्रम पढ़े हो, रीमान इंटीग्रल बीएससी फाइनल पढ़े हो। यानी पूरी सारी चीजें हमारा जो लगभग एज के पाठक के बुक से कवर हो जाएगा, जो आप लोग बीएससी में पढ़ रहे थे। समझ गए? ऐसा नहीं है कि इसी बुक को पढ़ने से काम चल जाएगा, हम बुक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन बेसिक बता रहा हूं कि जैसे रहता है ना कि सर ये कंटिन्यूटी कहां से पढ़ूं, बुक बताओ। अरे बीएससी में पढ़े हो, उसको निकाल के फिर पढ़ लो, फिर क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बुक पढ़ के चल दिए एग्जाम में, क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। लेकिन बेसिक रहता है ना कि सर ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं भूला लग रहा है, कहां से पढ़ूं, निकाल के पढ़ लो बीएससी बुक से। हाँ, और हाँ मजेदार बात यह है जैसे पीएससी के जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, समझ में आ गया, जो आपका डिप्टी कलेक्टर डीएसपी जो पेपर होता है प्रशासनिक सेवा वाला, वहां पर क्या एग्जाम होता है, प्री कैसा होता है, ऑप्शनल पेपर 4 में एक टिक लगाओ, 5 में एक टिक लगाओ। फिर मेंस होता है, सुने हो ना? मेंस में दिक्कत क्या फंसते हैं बच्चे लोग, मेंस में क्या दिक्कत में फंसते हैं, लिखना पड़ता है भर के। यहाँ कोई पेपर नहीं होता लिखित वाला। आपका सीजी सेट का पेपर भी ऑप्शनल होगा, टिक लगाओ बात खत्म करो। समझ में आ गया? उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर भी क्या होगा, टिक लगाओ बात खत्म करो। अब इंटरव्यू तो फिर इंटरव्यू हो तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, समझ लो। समझ में आ गया? तो यहां लिखने वाला काम नहीं है। सबसे बढ़िया चीज तो यही है, क्योंकि देखो आपका राइटिंग मान लीजिए बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छा है, लेकिन आपका नॉलेज उससे ज्यादा है, लेकिन आपका राइटिंग ठीक नहीं है, स्पीड ठीक नहीं है, आप पक्का है आप उससे पिछड़ जाओगे। ये होता ही है कि जब आप इसका एग्जाम दोगे मेंस में, जब आप भर के लिखना है भाई। कई बच्चे लोग जो पीएससी के दिए हैं पेपर मेंस का, वो लोग बताते हैं कि सर ऐसे ना गर्दन को फोड़ लूं, इतना दर्द देता है, इतना भी टाइम नहीं रहता है, थोड़ा सा 2 मिनट रिलैक्स कर लूं, हाथ को सोचोगे ना तो क्वेश्चन छूट जाएगा। लेकिन यहां पास 4 ऑप्शन में टिक लगाओ बात खत्म करो, हाँ तो हाँ, ना तो ना। कैसे? तुक्का फर्स्ट पेपर में लगाते बन जाएगा। सीजी सेट का जो पहला पेपर है ना, जनरल नॉलेज समझ लीजिए, उसमें तुक्का लगा सकते हो। और सबसे मजेदार चीज, माइनस मार्किंग नहीं है, दोनों में नहीं है, माइनस मार्किंग ही नहीं है इसमें। नहीं, माइनस मार्किंग नहीं है सेट के एग्जाम में, माइनस मार्किंग नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा, इधर सुनो, माइनस मार्किंग नहीं, सबसे बड़ा फायदा देखो, एग्जाम्पल देख बता रहा हूं। जैसे मैं बोला यहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन। सुनो ध्यान से, 60 में मान लीजिए पूरा तो बनता नहीं है ना, 60 में मान लीजिए बहुत अच्छा से पढ़ के गए तो कितना नंबर का बनाए, 40 तो क्वेश्चन, 75 में आपका काम चल जाएगा। कितना क्वेश्चन बनाए, 40 क्वेश्चन। इसमें से मान लीजिए 2 क्वेश्चन बनाए, कुछ क्वेश्चन तो बनेंगे ना, इसमें से मान लीजिए क्या बने, 2 क्वेश्चन, बाकी नहीं बन रहे, फिर सबको उठा के मारोगे क्या, तुक्का, सी मारोगे ना, या ए को मारोगे, या बी को मारोगे। 10-15 तो फंसेगा ही फंसेगा, 10 to 15 तो फंसेगा। समझ बात को? फिर फर्स्ट पेपर, दोनों पेपर मिला के देखो, फर्स्ट पेपर में कितना क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। दूसरा पेपर में कितना क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा 200 नंबर का, हर क्वेश्चन दो, टोटल मिला के कितना क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में सेकेंड पेपर में इसमें से 40 और इधर मिला के मान लिया, टोटल सेकेंड पेपर 100 नंबर का हो रहा है ना, 100 में मान लिया 50 क्वेश्चन भी अगर आप टिक लगाए अपने हिसाब से, कितना क्वेश्चन, 50। पहला पेपर भी पढ़ के जाओगे ना, छोड़ के थोड़ी जाओगे, उसमें भी कम से कम 50 में 25 तो क्वेश्चन आप बनाओगे, तो कितना हो गया, दोनों मिला 75। 75 में 8-10 तो गलत भी हो जाएगा।
फिर बाकी तुक्का लगाओगे उससे कवर हो जाएगा। नहीं समझे बात को? तुक्का मतलब कि उठा के आंख बंद करके जय बजरंगबली का नाम लेके मार देना, ए बी 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 को मार देना। वो मेरे ज्यादा आपको पता है क्योंकि आप पेपर लगातार दे रहे हो ना। बीएससी पास करके आए हो, मतलब जो बच्चा बीएससी पास करके आया है मतलब वो जुगाड़ पानी वाला बंदा तो है, उसको पता है कि पास कैसे होना है। इतना तो समझ है ना। पेपर देने से भी फायदा होता है कि एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे जो बच्चा बीएससी फर्स्ट ईयर में रहता है वो मेरे से टिक लगवाने आता है परीक्षा, वो तो सर केमिस्ट्री फिजिक्स में टिक लगा दो ना, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ूं। फिर सेकेंड ईयर में नहीं आता है, उसको खुद पता चल जाता है किसको किसको पढ़ के जाना है। अब फाइनल में तो एक चैप्टर में एक ही क्वेश्चन को पढ़ के जा रहे हैं वो, और वही आता है एग्जाम में। उसके पास इतना एक्सपीरियंस रहता है। अनुभव का नाम सुने, एक्सपीरियंस, यही होता है। हाँ तो अच्छा मुद्दे उतरते हैं। तो क्या बोला समझ में आ गया? माइनस मार्किंग नहीं समझ में आ गया? ठीक, नेट में की माइनस मार्किंग है, उस माइनस मार्किंग 1/3 या 1/4 है। अभी हम क्या सेट की बात करते हैं। सेट में फोकस रखो, नेट के बारे में ज्यादा मत सोचो। समझ में आ गया? नेट ऐसे भी ना, नेट का जो क्वेश्चन का लेवल हाई है। जैसे एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, वो हिस्ट्री से दे रहा है। कौन से पे? किसे? इतिहास, हिस्ट्री से दे रहा है। ध्यान से सुनना ना। अब वो क्या बताया मेरे को कि सर मैं सेट का क्वेश्चन पेपर देख रहा हूं तो सेट का क्वेश्चन मेरे से बन जा रहे हैं, लेकिन नेट पल्ले नहीं पड़ रहा है बोल रहा है। समझ गया ना? क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। तो क्या छोड़ो, अपन मैथमेटिक्स में है उसके बात करते हैं। तो ये मैं आपको बता दिया किसका सिलेबस, रियल एनालिसिस का सिलेबस। ओके, रियल एनालिसिस के बाद अब आते हैं किसमें? लीनियर एलजेब्रा। लीनियर एलजेब्रा का सिलेबस देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, सुन लो ध्यान से। मैट्रिक फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, बहुत टाइप के मैट्रिक्स हैं, याद है ना? रो कॉलम वाला। वेक्टर स्पेस फाइनल में पढ़े हो, याद आया? सेकंड पेपर है, देखो अभी भूल गया, 1 महीना कितना दिन हुआ पेपर दिए? ठीक है, हाँ नहीं नहीं अभी नया सिलेबस देखो। इनर प्रोडक्ट स्पेस है ना, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ये आपके यूनिट नंबर 4 में है, फाइनल है ना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं मैं आपको कि आपका जो मैं बताया 2 ठो जिसमें आपको फोकस करना है, रियल एनालिसिस और दूसरा लीनियर अलजेब्रा, ये सारा बेसिक चीज आपको मिल जाएगा डॉक्टर एच के पाठक की किताब, जिसको आप बीएससी में छत्तीसगढ़ वाले बच्चे पढ़ रहे थे। अगर छत्तीसगढ़ से बाहर का कोई बच्चा मेरा वीडियो देख रहा होगा तो भी मुझे पता है कि आपके स्टेट के सिलेबस में ये सब चीजें बीएससी में होंगी। तो अभी अब मन में लग, जैसे मेरे पास कई बच्चे बीएससी फाइनल का भी पेपर नहीं हुआ था, कोचिंग आते थे तो बोलते थे कि सर हम बीएससी करके क्या कर लिए, पछतावा लग रहा है बीएससी करने पे। अभी तो नहीं लग रहा है पछतावा? थोड़ा लग रहा है। नहीं, कई बच्चे लोग बोलते हैं ना कि सर हम बीएससी करके क्या कर ले रहे हैं, कोई काम नहीं आ रहे हैं। अभी पता चलेगा कि कैसे काम आ रहे हैं। यही बच्चा जो बी, देखो एक चीज समझना, मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूं, एकदम स्पष्ट रूप से, जो बच्चा बीएससी करने के बाद प्रशासनिक सेवा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला एग्जाम, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार, ये सबका एग्जाम होता है ना, इसका एग्जाम भी कौन लेता है? पीएससी लेता है। इसमें जो बच्चा उतर गया बीएससी छोड़ के 1-2 साल छोड़ने, वो बीएससी का पूरा बेसिक को भूल जाता है, फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लायक नहीं बचता है मैथमेटिक्स से। समझ में? आप ही लोग छोड़ दो ना, 2 साल जाओ ना पीएससी कोचिंग करना, फिर वापिस आके देखना बीएससी में सब भूल जा रहा होगा। अभी आप जस्ट फाइनल पास आउट हुए हैं, दिमाग में सब फ्रेश है। अभी आपको ना असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट का मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊं तो आप कवर कर लोगे, लेकिन 2 साल आप छोड़ दो, जाओ ना बीएड डीएड कर लेना 2 साल, या 2 साल पढ़ाई छोड़ दो मैथ्स वाला, आप वापिस नहीं आ पाओगे इस फील्ड में। दिमाग खाली वाली बात नहीं है, आप मैथ्स के टच में हो लगातार, 11वीं मैथ्स पढ़े, फिर बीएससी मैथ्स की हो, आपको भली आप बीएससी मैथ्स बहुत अच्छा से नहीं पढ़े हो, लेकिन टॉपिक सुने हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो आप समझ लोगे, है ना। जो बच्चा बीएससी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट की तैयारी चालू कर दिया है या बीएससी के दौरान, वही कर पाता है। जो छोड़ के पीएससी उसी में चला गया ना, प्रशासनिक से वाला, और हिस्ट्री ज्योग्राफी में भूल गया, तो फिर उधर चला गया तो फिर इधर भूल जाएगा सब। इसलिए ये बढ़िया समय है कि थोड़ा थोड़ा अभी प्रिपरेशन चालू कर दो, आज नहीं कल निकल जाएगा। क्योंकि ना बात है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, पीएससी जो एग्जाम है ना, जो आपका ये वाला डिप्टी कलेक्टर डीएसपी वाला जो एग्जाम होता है, इसमें सिलेक्शन का मात्र चांस मैं तो कहता हूं 5 से 6% लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं।
बहुत लाखों में पेपर देते हैं भाई, लाखों में पेपर दे रहे हैं। मैं पता नहीं 5-5 6-6 लाख से ऊपर लोग तो पेपर देते होंगे लगता है मुझे। कैसे? नहीं क्योंकि अगर 1 लाख लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो वो भी बहुत बहुत कंपटीशन है। और यहाँ पता है यहाँ कंपटीशन क्यों कम हो जाता है, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर में एक तो बच्चा बीएससी ढंग से पढ़ा नहीं इसलिए आगे एमएससी का सोचता नहीं है, और एमएससी का नहीं, एमएससी भी टाल मोटल करके छोड़ कर दिया ना, परसेंट नहीं बना उसका, 55% बना नहीं, और या पढ़ भी रहा है तो उसका यहाँ जो है ना गला में सांस जाना बंद हो गया, अब नहीं हो पा रहे, वो दम घुट रहा है उसका, कैसे इससे निकल के मैं बाहर निकल जाऊं। समझ में आ गया? तो वो जो है नेट सेट के बारे में सोचना ही छोड़ देता है, वो सपने में भी नहीं आता है, उसके सपने में भी नहीं आता है नेट सेट कि मैं नहीं जा पाऊंगा। समझ में आ गया? नेट सेट समझ में आ गया। और दूसरा सबसे बड़ा चीज पता है, एक तो सबसे बड़ा चीज आप चीज समझ लो, माहौल। बिलासपुर रायपुर में जो पीएससी कोचिंग वाले हैं ना, उन लोग ऐसा माहौल बना के रखे हैं कि अगर तुम डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन गए तुम राजा, सुपर स्टार, सब फोटो वोटो खिंचा रहे, सेल्फी उल्फी ले रहे, नहीं समझे? उनकी पर्सनल लाइफ कितनी बर्बाद है वही लोग जान रहे हैं। समझ गए ना? जैसे आप मान लिया बीएससी करने आए, एमएससी कर रहे हो, आप जिस हॉस्टल में रह रहे हो, बिलासपुर रायपुर की बात बता रहा हूँ, जिस हॉस्टल में, अगर हॉस्टल में 100 लोग हैं ना, तो 100 में 70 बच्चे तो पीएससी तैयारी कर रहे हैं, और दिन भर उसी बात कर, उसी बात कर, डिप्टी बन गया, डीएसपी बन गया, बच्चे के भी दिमाग में चल रहा है कि मुझे अब यही करना है। इसलिए देखना बिलासपुर में अक्सर जितने बच्चे आते हैं कोचिंग करने के लिए, मतलब कॉलेज करने के लिए, उनका टारगेट था ही नहीं पीएससी, लेकिन फिर भी वो पीएससी कोचिंग चले गया। सुन के दिन भर माहौल के इफेक्ट पड़ता है ना, है ना? तो मैं कहना ये चाह रहा था कि माहौल के इफेक्ट पड़ता है। यहाँ जो सिटी एरिया का माहौल है ना, वो, और देखो जी उसमें कोचिंग सेंटर वालों की भी गलती मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखो नेट सेट का पेपर हर साल होता नहीं है। समझ में आ गया? पीएससी का माहौल, जो डिप्टी और डीएसपी वाला जो एग्जाम है, उसका माहौल इतना हाई क्यों है? क्योंकि कोचिंग है भर भर के। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हर साल पेपर हो रहा है, इसका पेपर हर साल नहीं होता है, जैसे 2019-20 के बाद अभी 3-4 साल बाद हो रहे हैं। अब रेगुलर एग्जाम नहीं हो रहा है तो कोई कोचिंग वाला क्यों पढ़ाएगा? कोचिंग उसका तो बैच ही नहीं बनेगा, उसको भी 2 पैसा कमाना है। हाँ, एज लिमिट देखो ऐसा है, याद रखना, इधर सुन लो, छत्तीसगढ़ का जितना एग्जाम होता है, अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो, 40 साल तक हर चीज का एग्जाम आप दे सकते हो, पुलिस सेवा को छोड़ के। पुलिस वाले में एज लिमिट रहता है, पुलिस आर्मी में एज लिमिट, पुलिस और आर्मी में एज लिमिट इसलिए देता है, 35-36 साल के आदमी को आप बोलोगे एसआई बनाओगे, वो सुस्त हो गया है जिंदगी, और थक गया है जिंदगी से, परेशान हो गया है, 3-4 ठो ब्रेकअप हो चुका होगा, अगर देखो नौकरी नहीं लगा है तो शादी, 3-4 ठो ब्रेकअप हो चुका होगा, 2-4 लोग से धोखा खाया होगा, उसके दोस्त लोग पैसा खा के निकल गए होंगे उससे, नहीं समझे? घर वालों का ताना सुन के, समाज का ताना सुन सुन के थक गया है जिंदगी में। समझ गया? उसको पुलिस डाल क्या करोगे? और कुर्सी में बैठने के बाद वो बोलेगा अब नहीं उठूंगा। अब देख लो तुम लोग अपने हिसाब से। समझ गए ना? यंग लोग को इसीलिए तो आर्मी में लाया, आर्मी पुलिस में डाला जाता है, जोश रहता है ना, देश को सुधारूंगा बदलूंगा बोल के। चलो खैर ठीक। तो छत्तीसगढ़ में जितने हैं एग्जाम, पुलिस सेवा को छोड़ के 40 साल तक का पेपर दे सकते हो। कोई फिजिकल क्राइटेरिया नहीं रहता है कि आपका आंख का पावर इतना, ये सब में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ नहीं रहता है। समझ गया ना? बस आपको थोड़ा थोड़ा दिखते रहे लिखने लायक, उतना चले आंख, लिख सको, फिर बाद में हाँ बोर्ड और तो दिख सके, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखे, चाम चल, नहीं समझे? समझ गए? तो मैं तो कहना ही चाह रहा हूँ, इसके लिए कोई फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है, दिखना चाहिए थोड़ा बहुत उसको, लिखेगा किसमें हो? ठीक है ना? या तो फिर होगा उन लोगों के ब्रेन लिपि होगा कुछ सुविधा। हाँ जो भी। अब आप सिलेबस देख लिए अच्छे से, सिलेबस समझ गए? ठीक है ना? ये सारी चीजें आप लोग पढ़े हो, तो ये लीनियर एल्जेब्रा और आपका जो है रियल एनालिसिस, इन दोनों फोकस करना है। बाकी टॉपिक को भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। इसको छोड़ देना आप, टोपोलॉजी जो है इसको छोड़ दो आप, ठीक है? टोपोलॉजी जो है उसको छोड़ दो आप, ठीक है? नहीं समझ में आया? बाकी जो है पार्शियल डिफरेंशियल, लाप्लास और भी छोटा छोटा टॉपिक है, ये सब आप बीएससी में पढ़े हुए हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बीएससी का बुक पढ़ के काम चला लोगे, बीएससी के बुक से आप बेसिक समझ सकते हो, फिर आपको क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ऐसा है कि आप अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करो, लेकिन इसको भी फोकस में रखे रहो, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत कम है। मतलब मैं तो कहता हूं अगर छत्तीसगढ़ सेट का पेपर हो रहा है तो बोलते हैं ना सीरियस पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं सर, एकदम सीरियस वाले, तो मैं कहूंगा कि टोटल सीरियस जो है ना 200 लोग भी मिल गए तो बहुत है। मैं कहता हूं एकदम सीरियस पढ़ने वाले बंदे,
समझ गए? अब पीएससी में यही लाखों में रहता है। जाओ ना लाइब्रेरी जाके देखना, 8-8 घंटा 10-10 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं पीएससी वाले। लेकिन यहाँ क्योंकि एक तो बच्चे देखो, ये एक तो कोई बच्चा, मैथ्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ ना, एक तो बच्चे बहुत कम लोग बीएससी करते हैं। आप ही लोग यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद कई लोग सेकेंड ईयर आए ही नहीं, छोड़ दिए समझो, नहीं छोड़ हाथ खड़ा कर दिए कि नहीं हो पाएगा गणित हमसे, ठीक है। वो जोश में ले लिए थे, 12वीं में आया रहा होगा 80%, नहीं समझे। और कई लोगों को लगता है ना 12वीं में 80-90% आ गया तो घर वाले बहुत तारीफ करते हैं, मेरा बेटा गणित में इतना नंबर आया है। नहीं तो वो फर्स्ट ईयर में आता है तो उसको लगता है कि मेरा जन्म गणित पढ़ने के लिए हुआ है, मैं इस धरती में आया ही गणित पढ़ने के लिए हूँ, ऐसा उसको लगता है 12वीं क्लास में। लेकिन जब वो फर्स्ट ईयर में आता है, जब वहाँ फेल हो देखता है ना तो फिर उसको लगता है कि हाँ मैं बीए के लिए बना हूँ। फिर वो बच्चा पीएससी कोचिंग करने जाता है, फिर लगता है कि मैं किसी के लायक नहीं बना हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के लिए बना हूँ। फिर जब वहां भी धोखा खाता है तो लगता है कि नहीं, हम अब घर जाना है, घर में पापा जो भी काम बोलेंगे घर का मैं कर लूंगा। ठीक है ना। देखो लड़कों के साथ बहुत समस्या है, लड़की लोग का क्या रहता है, अगर आप ठीक ठाक दिख रहे हो, ठीक ठाक घर से हो, तो आपके माँ बाप ठीक ठाक घर में शादी करा देंगे। लड़कों के साथ बहुत समस्या है, पूरा घर चलाना है आपको, है ना। ठीक, तो यहाँ पर बीएससी के बाद बहुत कम बच्चे एमएससी करते हैं। उसके बाद फिर सेट, देखो ना प्रोसेस लंबा है, सेट का एग्जाम देना है, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर उसके बाद एपी, इतना सारा प्रोसेस को बहुत कम बच्चे लोग पार करके यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है ना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ सेट में मैथमेटिक्स में कंपटीशन, हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप मेरी जितना अभी तक आधा 1 घंटा हो गया होगा शायद ना, 1 घंटा ज़्यादा हो गया, हाँ, अगर आप वीडियो देख के जोश में आके ले रहे हो गलत कर रहे हो। अगर आपका मैथ्स में कई लोग, जैसे आप बीएससी पढ़े हो तो ऐसा लगता नहीं था कई बार कि मैं अब हो गया, मेरा अब नहीं हो पाएगा, ऐसा स्थिति है तो मत लेना सेट का, क्योंकि सिलेबस है टफ। जब क्वेश्चन बनाओगे ना, जैसे अभी तक अच्छा लग रहा होगा देख के, जब क्वेश्चन बनाने बैठोगे, जब दिमाग गोल गोल घूमेगा ना ऐसे, तब समझ में आता है कि फिर कहाँ फंस गए, सर की चुपली चुपली बातों में फंस के आ गए हूँ। नहीं समझे। तो अगर जुझारू टेके रहते हैं ना कि जब तक क्या बोलते हैं फोड़ूंगा नहीं तब तक तोड़ूंगा, क्या बोलते हैं छोड़ूंगा नहीं, वो दशरथ मांझी है ना, क्या डायलॉग है ना कि जब तक उसको फोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसा वाला होगा ना कि जैसे कोई क्वेश्चन पा गए और लगेगा कि मैं इसको जब तक नहीं कंप्लीट हो तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, उस टाइप का हो गया तभी लेना। बाकी गाइडलाइन के तो मैं बैठा हूँ, आपका हर चीज में मदद करूंगा। आप लोगों का सेट का क्लास अब चालू कर रहे हैं, है ना। और हाँ एक महत्वपूर्ण चीज और बताना भूल गया कि आगे जाके हर किसी को देना चाहिए, मैं तो बोलता हूं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जो सेवा है वो कौन सी है, यूपीएससी, है ना। यूपीएससी में प्रीलिम्स के बाद, देखो प्रीलिम्स तो छटनी पेपर है ना, मेन पेपर कौन सा है, मेंस का पेपर होता है ना। तो मेंस का पेपर जो होता है उसमें ऑप्शनल पेपर होता है 2 ठो, मतलब एक ही सब्जेक्ट में 2 ऑप्शनल पेपर होता है। कितने नंबर का, 250 नंबर का पेपर देना होता है, 2 ठो। तो अगर आप सेट को बहुत अच्छे से पढ़ लिए हो, सेट के साथ नेट भी कवर हो जाएगा, क्योंकि हम बेसिकली सिलेबस नेट का पढ़ेंगे, लेकिन बस क्वेश्चन सिंपल आता है बोल के सेट इजी पड़ेगा बोल के सेट में बार बार चिल्ला रहा हूं। ओके, हाँ, सिलेबस दोनों का सेम है लगभग। आपको मैं जो है नेट का ही पढ़ा रहा हूं, समझ लो, नहीं समझे। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या चीज का, नेट का। बस नेट का क्वेश्चन लेवल बहुत घुमाएगा, सेट थोड़ा इजी पड़ेगा, कंपटीशन यहाँ कम है, इसलिए मैं सेट देने के लिए बोल रहा हूँ, समझ के बात को। बाकी आप पढ़ोगे नेट का ही। अगर आप इसका सिलेबस को पढ़ लिए अच्छे से, मतलब नेट सेट का तैयारी कर लिए, तो आपका यूपीएससी का जो 2 ठो ऑप्शनल पेपर होता है, कितने नंबर का, 250 मतलब कितने नंबर का, 500 नंबर का, ये आपका कंप्लीट हो गया, समझ लीजिए। थोड़ा बहुत बस एफर्ट लगाना पड़ेगा और बाकी ये आपका कंप्लीट। हाँ, सेट या नेट पढ़ लिए। अगर यूपीएससी में जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर लोगे, जब आप मेंस का पेपर बैठोगे, उससे पहले फॉर्म फिलअप करोगे, उसमें बताना पड़ता है कि मैं किस सब्जेक्ट में ऑप्शनल पेपर दूंगा। देना कंपलसरी, सबको देना रहता है, समझ गए, नहीं समझे। टोटल यूपीएससी का जो पेपर होता है ना, उसमें 2075 नंबर का हो रहा है लगभग, है ना, इतने का हो रहा है ना, 1775 का होता है जी शायद। सुनो ना, इधर सुनो,
लगभग 2000 के आसपास का एग्जाम होता है यूपीएससी का। कितने मार्क्स का होता है? 2000 के आसपास का। बता रहा हूं 2000 में से जो टॉप करते हैं हर साल, आप लोग लिस्ट निकाल के देख लेना गूगल में। सुनो बता रहा हूं, मोटा मोटी 1000 नंबर आता है। समझ में आ गया? एवरेज बता रहा हूं कि 2000 नंबर का यूपीएससी आईएएस आईपीएस के जो एग्जाम होता है उसमें जो टॉप करते हैं हर साल उनका नंबर 1000 के आसपास रहता है, थोड़ा प्लस माइनस। कितने नंबर आते हैं? 1000 नंबर आता है तो बच्चा टॉप कर जाता है यूपीएससी में। अब इस 1000 में कितने नंबर का पेपर देना है आपको ऑप्शनल? कितने नंबर देना है बताओ, बोलो। 500 नंबर का पेपर होगा। क्या चीज का? बोलो। ऑप्शनल का। कितने नंबर का? 500 नंबर का। दो पेपर, दो ठो ऑप्शनल देना होता है। दो ऑप्शनल मतलब मैथ्स का, जैसे मैथ्स आप सेलेक्ट किए तो मैथ्स का 2 पेपर होगा। नहीं समझे? मैथ्स का ही 2 पेपर होगा, 250 250 मार्क्स एंड 250 मार्क्स। समझ में आ गया? टोटल कितने मार्क्स का पेपर देना है आपको ऑप्शनल? 500। समझ में आ गया? तो आप समझ लो कि अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो ऑप्शनल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। यहां आप जीएस कितना भी पढ़ लो, अगर आपका ऑप्शनल ठीक नहीं है तो आप आईएएस आईपीएस नहीं बन पाओगे। समझ में आ गया? तो आप समझ के 500 नंबर का पेपर होगा और इसका पूरा लगभग 80% सिलेबस वही है जो नेट सेट में है। समझ में आ गया? नहीं समझे? तो नेट सेट का तैयारी करोगे तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहां आपको मिलने वाला है। मतलब आप नेट सेट का पढ़ लिए ना, उसके बाद फिर आप सिर्फ और सिर्फ जो है अच्छा बड़े बड़े कोचिंग का या फिर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपका क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। बस फर्क ये रहता है, नेट सेट में 4 ऑप्शन में एक टिक लगाना होता है और यहां पर मेंस में लिखना पड़ेगा। जैसे थ्योरम दे दिया, ये थ्योरम प्रूफ करा के दिखाओ, पढ़ते थे ना फाइनल में, उसको प्रूफ करा के दिखाना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी फायदा है, आप लोग देख लेना निकाल के कि जो 500 नंबर का ऑप्शनल पेपर हो रहा है, आप लिए हो मैथ्स। क्या लिए हो आप? मैथ्स लिए हो। आपका दोस्त ले लिया हिस्ट्री। क्या ले लिया? हिस्ट्री, या जो भी आर्ट्स वाला सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटी वाला सब्जेक्ट। समझ में आ गया? अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े हो, मैथ्स आपका बेसिक क्लियर है, तो आपका नंबर इससे कहीं ज्यादा आएगा। जैसे जो मैथ्स ऑप्शनल ले रहा है उसका मैक्सिमम जहां तक नंबर मुझे याद आ रहा है 380 जाता है। गणेश कटारिया किसी गया था 380, 500 में कितना 380 के आसपास गया था। हिस्ट्री वगैरह जो ह्यूमैनिटी वाला सब्जेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि 320 से ऊपर किसी का आता होगा। समझ में गेप समझ में आ रहा है? 60-70 नंबर का बेनिफिट आपको मिलेगा। कई बच्चे लोग बोलते हैं कि सर अगर मैं मैथ्स की बजाय हिस्ट्री ले लूं, मान लो ऑप्शनल, तो हिस्ट्री मेरा जीएस में भी काम आएगा और ऑप्शनल में भी काम आएगा। ये सोचते हैं कई बच्चे। लेकिन आप ये चीज का फर्क भी तो समझो कि यहाँ मैथ्स में नंबर ज्यादा अच्छा आता है अगर ढंग से पढ़े हो तो। क्यों आता है पता है? देखो ह्यूमैनिटी वाला सब्जेक्ट में जैसे पूछा कि बताइए पानीपत में युद्ध क्यों हुआ था, सोचने के लिए मजबूर करेगा आपको। सोच के कितना भी अच्छा लिख लो, अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, स्पीड अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लिख पाए, तो यहां नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। थ्योरी सब्जेक्ट है ना जी, समझ में आ गया? थ्योरी सब्जेक्ट में कितना भी अच्छा लिख लो, अगर उसको समझ में अच्छा नहीं लगा और नंबर नहीं देगा। लेकिन यहां मैथ्स में स्टेप मार्किंग रहता है। थ्योरम पूछा था, थ्योरम का आप आधा ही लिखे, स्टेप मार्किंग समझते हो ना, हर स्टेप के हिसाब से नंबर मिलता है। फिर करंट अफेयर्स नहीं है, जैसे हिस्ट्री में करंट अफेयर्स है भर भर के, जैसे अभी फिलिस्तीन वाला चल रहा है ना, फिलिस्तीन इजराइल वाला चल रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, दुनिया भर में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। समझ में आ गया ना? यहां आपको करंट अफेयर्स एकदम अपडेटेड रहना पड़ेगा आपको। लेकिन यहां कोई करंट अफेयर्स नहीं है तो है, तो थ्योरम है तो है, तो उसमें कुछ नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? जैसे आप हिस्ट्री, जैसे मान देखो अब यूपीएससी एक बार में निकलता नहीं है। जैसे आप यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिए, जैसे इस साल आप 22 साल के हो गए, यूपीएससी पेपर दिए, मेंस तक भी पहुंच गए। इस साल का करंट अफेयर्स कुछ और है, अगले साल कुछ और हो रहा है। नहीं समझे? अभी इस साल भारत पाकिस्तान दुश्मन है, अगले साल दोस्त बन जाएंगे, हाथ मिला लेंगे, कोई भरोसा नहीं है। चलो अफगानिस्तान में घुसते हैं, दोनों मिलकर आधा कब्जा कर लेंगे, नहीं कोई भरोसा नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री में कब क्या हो जाए। समझ में आ गया आपको? फिर वो पूरा डिटेल पढ़ोगे कब दुश्मनी का, नहीं सर, पूरा करंट अफेयर्स अपडेटेड रहना पड़ेगा। यहां पर एक बार आप पढ़ लो, हो गया, जो है तो है। अगली बार दोगे तो आपको और अच्छा पड़ेगा। हाँ अगली बार दोगे तो और प्रैक्टिस में जाओगे। मतलब वहां कोई करंट अफेयर्स का नहीं रहता है। मैं जहां तक मुझे याद आ रहा है 380 गया था मैक्सिमम, और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में हिस्ट्री वगैरह में 320 चल दे, हाईएस्ट बहुत है। ठीक है ना? एक और समस्या है कि जो बच्चे लोग बीएससी किए हैं ना मैथ से,
उनका राइटिंग पूरा कचड़ा हो जा रहता है। आप अभी अच्छा बना है, जब एग्जाम हॉल में लिखोगे ना, जब लास्ट का 1 घंटे जाता है, बोलते हैं आधा घंटा बचा है, 4 ठो क्वेश्चन बचा है, फिर जो स्पीड चलता है, फिर आप खुद नहीं पढ़ पाओगे अपना राइटिंग को। खुद पढ़ के देखोगे तो खुद बेहोश हो जाओगे, मैं लिखा क्या हूं। नहीं, हर किसी की बात है। आप ह्यूमैनिटी से कोई से न हो, शुरू का 2-3 पेज का राइटिंग बहुत अच्छा बनता है, फिर आखिरी का जो पेज रहता है ना, उसको आदमी खुद नहीं पढ़ पाएगा। तो मैं कहने का मतलब ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर ना तो राइट, सुनो ध्यान से, साइंस सब्जेक्ट में ना तो राइटिंग का खेल रहता है, जान रहे हो, लिखे हो तो लिखे हो, समझ गए, ना तो राइटिंग का खेल रहता है, नहीं समझे, स्टेप मार्किंग मिलता है अलग है, करंट अफेयर्स अलग नहीं रहता है, समझे बात को। इसलिए अगर आप बीएससी को लेके पढ़े हो, अगर आपका मैथ्स में ठीक ठाक इंटरेस्ट है, नेट सेट का तैयारी करो, समझे बात को। नेट सेट के साथ आप साइड में करते रहो बीएड। क्या करते रहो? बीएड बिल्कुल डालो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बीएड डेट करो आप, बैकअप प्लान होना चाहिए जरूर। क्या बीएड या डीएड दोनों में से किसी एक को करो ना जी, बीएड कर लो या डीएलएड, डीएलएड बोलते हैं ना इसको, डीएलएड बोलते हैं। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, देख के रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऐसा मत बोलो, कॉलेज का नाम मत बोलना, केस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो कॉलेज की बात है, आप देख लेना। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप बीएससी कंप्लीट कर डाले हो, एमएससी करो प्राइवेट में, समझे बात को। उसके बाद जो है साइड में बीएड डीएड करते रहो अपना। बैकअप प्लान देखो, एक समझदार आदमी हमेशा बैकअप प्लान रखता है, समझ में आया। भारत में जो राजपूत थे, जब आक्रमण होता था पुराने समय में, तो क्यों पूरा राजपाट खत्म, कोई बैकअप प्लान नहीं था उनके पास। तलवार निकाल के आओ लड़ लेते हैं, जो जीता वही सिकंदर। समझदार आदमी हमेशा बैकअप प्लान, इसलिए बैकअप प्लान हमेशा रखो। बहादुरी एक समय तक ठीक रहता है ना, बहादुरी एक समय तक, खासकर पढ़ाई लिखाई चीज में, आज के कंपटीशन में जहां नौकरी कितना मारा मारी है, अगर आप जनरल ओबीसी हो, एक बैकअप प्लान रखिए। बैकअप प्लान ये है कि आप एमएससी कर डाले हो, साइड में बीएड डीएड करते रहो, जब आपका नौकरी लग जाए छोड़ देना, समझ गया, बीएड डेट छोड़ देना, फिर उसका समझ में आ गया। बीएड डेट क्या है ना, जैसे फ्यूचर में लेक्चरर वगैरह का निकलता है ना, टीचरशिप का, तो मान लीजिए कहीं नहीं हो पा रहे, मान लीजिए पता चला नेट सीट भी नहीं कर पा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाए, यूपीएससी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत टफ चीजें हैं ना, नहीं समझे, तो कम से कम बैकअप प्लान रहना चाहिए ना कि हम टीचर बन जाएंगे फ्यूचर में जाके, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी टीचर का ही तो आता है, भर भर के वैकेंसी आता है, 10,000 15,000 का पोस्ट आता है हर 3-4 साल में, है ना। हाँ, तो मैं क्या बोला समझ में आ गया कि आप जो है अगर नेट सेट का पढ़ोगे तो आपका यूपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स भी लगभग रेडी हो गया। लगभग कहने का मतलब है थोड़ा सा एफर्ट 1-2 महीने का और बाद में लगाना पड़ेगा, लेकिन जो सार चीज है वो आपका हो जाएगा, है ना। देखो भाई, यूपीएससी वगैरह का फ्यूचर में मूड बना के रखे हो गया, और सभी लोग मेरे ख्याल से कहीं कहीं मन में दबा के रखे रहते हैं, कई लोग बताते नहीं है, छुपे रुस्तम रहते हैं, घर में टाइम टेबल बना के रखे होंगे, दीवार में चिपका के रखे होंगे, वो अलग बात है। अगर आप फ्यूचर में यूपीएससी मूड जमा के रखे हो, इधर सुन लो, तो यूपीएससी में मजा किस में है? आईएएस में, आईपीएस में, आईआरएस में और आईएफएस में। जानते हो फुल फॉर्म सबका? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गया जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहता है, ये आईएफएस हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस, और एक और होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यही सब जो पद है ना, सुन लो ध्यान से, अरे ये बहुत मजेदार पद है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। हाँ, मतलब इसमें एक ऐसा लग रहता है फॉरेन सर्विस, इधर सुनो, इन दोनों, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बहुत मजेदार पद है। फॉरेस्ट सर्विस समझते हो? एक पूरा बड़ा जंगल के इलाका के हेड हो आप, समझ गए ना, बीच में रहेगा बंगला, जंगल के बीच में 20 ठो गार्ड रहेंगे आपके, नहीं समझे, शेर को छोड़ो मारो गोली, गार्ड रहेंगे, नहीं समझे, मस्त सिगार पीते बैठे रहना वहां, नहीं समझे, कोई मीडिया फीडिया कुछ नहीं जाता है, नहीं समझे। राजा टिकट नहीं, राजा जानते हो, राजा नहीं बोलता है भैया, यूपीएससी रैंक अधिकारी, सबका सैलरी हाई फाई है, ठीक है। जैसे सुबह सुबह मन किया रेंजर को बोलना, रेंजर निकालो गाड़ी, शिकार पे जाएंगे हम आज, है नहीं, रेंजर के ऊपर के अधिकारी हैं लोग सब, रेंजर के बहुत ऊपर रहते हैं भैया इन लोग। रेंजर तो उनके सामने ऐसे खड़े रहता है, सर सर करते, समझ गए। रेंजर बहुत छोटा ऑफिसर है उसके सामने, समझ गए ना। ये सब एक ही कैटेगरी के ऑफिसर है ना, इन लोग, समझ गए। तो यहाँ पर ऐसा है ना, तो वहां पर इन लोग राजा है, राजा जैसे राजा लोगों का मन नहीं होता था, सिपाही चलो आज शिकार पे निकलेंगे, निकालो बंदूक, नहीं समझे, मतलब अब तो शिकार करना इलीगल हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि एकदम घूम रहे, जैसे कई लोग रहते हैं ना, एकदम मजेदार जंगल उंगल वाली लाइफ बीतता है, तो फिर
फॉरेन सर्विस समझते हो? अमेरिका में, लंदन में आपका ड्यूटी लग रहा है। चुनना नहीं होता जी, रैंक हिसाब से मिलता है। टॉप का रैंक आईएएस में जाएगा फिर। हाँ हाँ, वो आपकी मर्जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी मर्जी है। हाँ यही बनना है। हाँ, राजदूत समझते हो? अम्बेसडर, हाई कमिश्नर, ये सब बनते हैं लोग। जयशंकर, हाँ ये सब आईएफएस ऑफिसर थे। हाँ बस बस बस, समझ में आ गया। इनकी लाइफ अलग एकदम, मतलब लंदन में तो जाके सीधा 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, समझ में आ गया। ये बहुत बड़ा काम रहता है इन लोगों का ना। तो मैं कहने का मतलब ये, मेरा इधर सुन लो, फालतू मस्ती मजाक वाली बात नहीं। मैं कहने का मतलब ये था कि यूपीएससी में टॉप 100 में आओगे ना, किसमें? टॉप 100 में, तब जाके ये सब पद मिलता है, आईएएस आईपीएस वगैरह। नहीं समझे? और यूपीएससी निकाल लिए, लेकिन आपका रैंक कहीं 300 500 आ गया, तो ये सब कुछ मिलेगा नहीं। तो क्या बनोगे पता है बाबू? सुनो बाबू, मंत्रालय जो होता है ना, मिनिस्ट्री दिल्ली में, वहाँ जो बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं ना मिनिस्टर के अंदर, वो सब बनते हैं यूपीएससी वाले। लेकिन फिर वही है कि आप जो बनना चाह रहे थे फील्ड के ऑफिसर, आईएएस आईपीएस, वो नहीं मिलेगा। तो क्या मतलब हुआ? ये सब टॉप 100 200 के अंदर सब सिमट जाते हैं लोग। नहीं 250 नहीं जाएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, 100 पद आईएएस का निकलता ही नहीं हर साल, कहाँ से आईएएस बनेंगे 100 लोग? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ में आ गया कि अगर आप यूपीएससी निकाल रहे हो, आपका रैंक अच्छा नहीं आया, तो आपको अच्छा पोस्ट नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब हुआ? समझ में आ गया। उससे अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर बन के खुश रहो। सैलरी भी अच्छा है, आपने कहा मेरा हो गए, अब बढ़ते रहता। अरे भैया 2-3 लाख तक जाता है सैलरी ऐसे। वो तो स्टार्टिंग सैलरी मैं बताया असिस्टेंट प्रोफेसर का 80,000 के आसपास, नहीं समझे? वो तो हर साल बढ़ते जाएगा। हाँ तो हाँ तो मैं कहना ये चाह रहा था, समझे बात को, कि अगर आप यूपीएससी का फ्यूचर मूड बना रहे हो, अगर आप मैथमेटिक्स से देना चाहते हो, नेट सेट की तैयारी करो, देन फिर यूपीएससी ऑप्शनल का मैथमेटिक्स आपसे आराम से कवर हो जाएगा। ओके, तो आज का क्लास मेरे ख्याल से आप लोग बहुत फायदेमंद रहा होगा, ठीक है ना? सारी चीजें क्लियर हो गई फ्यूचर के लिए। साइड में बीएड डीएड जरूर करना। लो इसको बाद में पूछ लेना, ठीक है? तो सारी चीज हो गया कवर। क्या आपके दिमाग में एकदम क्लियर है कि सारी मुझे आगे करना क्या है, सारी चीजें, है ना? इसका करो। अगला 3-4 साल देखो, ऐसा है ना कि जैसे ये वाला टाइम आप लोग नहीं दे सकते जो अभी पेपर होने वाला है। ओके, अगला जो होगा उसके लिए एकदम रेडी रहना, एक बार में हम फटाक से निकाल लें, ठीक है? और कुछ सवाल होगा तो बताओ। सिलेबस भी बता दिया मैं आप लोगों को। हाँ हाँ बताया ना, ये आपका जो है कहाँ गया, ये आपका लीनियर अलजेब्रा और आपका रियल एनालिसिस को पढ़ लोगे तो 60% सिलेबस आपका खत्म हो गया। क्या मैं बताया ना, यूपीएससी ऑप्शन बोल रहे हो। देखो ये जो चीज है ना, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, जब तक मैथ्स की दुनिया में हो तब तक ये दोनों से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। कोई भी एग्जाम दे लो आप, मैथ्स की दुनिया में आ गया रिसर्च वाला, समझ गया ना? इन दोनों का इसीलिए बटन ज्यादा है, बाकी चीजें छूट भी जाती हैं। समझ में आ गया? तो इन दोनों फोकस करना है कि इन दोनों से आपका जो है, मैं बोला सिलेबस भी दिखा दे डिटेल में, लगभग 60 क्वेश्चन आएगा, मोटा मोटी ना, प्लस माइनस हो सकता है। ओके, और आपको 75 से 80 क्वेश्चन बनाओगे तो आपका सेट निकल जाएगा। और सेट निकलने का मतलब है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी आसानी से निकाल लोगे। ओके, तो चलिए आज का क्लास खत्म। अब कल से हमारी क्लास चालू हो जाएगी सब्जेक्ट हिसाब से। तो कल हम लोग ध्यान रखना, कल से हम लोग दोनों को पढ़ेंगे 1 घंटा, आधा घंटा, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि एक टॉपिक को मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आपको आएगा चक्कर। बना लेना, अलग अलग ही बनाना है, ठीक? तो कल से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और अपन कोशिश करेंगे 80 से 100 दिन के अंदर अपना सेट के एग्जाम के लायक पढ़ लें आप, ठीक है? 80 से 100 दिन के अंदर, ठीक है? ठीक, ओके, थैंक यू।